वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट हाई लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली represent the development according to Piaget's developmental theory। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन डेवलपमेंटल डिबेट का है या डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट का है, जिसमें तीन प्रकार की डिबेट की हम लोग जनरली बात करते हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स बेस। हम डेवलपमेंटल डिबेट को कई बार थीम्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। सोर्स बेस, शेप बेस्ड एंड टाइम बेस्ड। सोर्स बेस्ड में डेवलपमेंटल डिबेट नेचर और नर्चर की बात करते हैं। शेप बेस्ड में कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। और टाइम बेस्ड की बात करें तो स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये शेप बेस्ड में कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात पे ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इस सवाल में सीधा सीधा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है। आप सभी को पता है जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट को वहाँ पे एक स्मूथ प्रोग्रेस माना गया है और टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारे प्रीवियस नॉलेज में और कई सारे नॉलेज, कई सारी एबिलिटीज़ धीरे धीरे करके ऐड ऑन होती चली जाती है। डेवलपमेंट का कॉन्टिन्यूअस डिबेट डेवलपमेंट को एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस की तरह उसे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानता है। लेकिन अगर आपने पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखा होगा, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे क्वालिटेटिव थिंकिंग के आधार पे डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का थ्योरी ये कहता है, या डेवलपमेंटल डिबेट यहाँ पे ये कहता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है लेकिन वो पहले जिस नेचर में, जिस क्वालिटी में था उस नेचर में, उस क्वालिटी में इन फ्यूचर दोबारा प्रोसीड नहीं करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट आगे बढ़ता है लेकिन जिस नेचर में वो पहले होता था उस नेचर में वो आगे नहीं होता है, इसलिए वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एज और डेवलपमेंट की बात दिख रही है यहाँ पे 2 में और 4 में। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसको अगर देखें 2 नंबर को देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर को दिखा रहा है और ये यूनिफॉर्म नेचर को दिखा रहा है। लेकिन अगर पियाजे की बात करें तो डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, मैं इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पियाजे ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूअस फिगर है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा लेकिन उसका प्रीवियस नेचर जैसा था उस नेचर में वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। दैट मीन्स डेवलपमेंट डिसकंटिन्यू होगा। और डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि वो हर एक स्टेज में डेवलपमेंट के कुछ नए फीचर, कुछ नए चेंजेस, कुछ नई क्वालिटी उभर के सामने आएगी। डेवलपमेंट का डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट को सडन चेंजेस, डेवलपमेंट को आप एब्रप्ट चेंजेस की बात करता है। अगर एक कैटरपिलर एक बड़े कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है तो वो डेवलपमेंट का कॉन्टिन्यूअस नेचर है। लेकिन अगर वही कैटरपिलर अगर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी का क्वेश्चन है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रॉम डेवलपमेंटल प्रिंसिपल। अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग अ स्क्वायर। बच्चा स्क्वायर को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ही या शी एज्यूम्स दैट, वह एज्यूम करती है दिस स्टूडेंट वुड ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ डायमंड। एक बच्चा अगर स्क्वायर को नहीं समझ पा रहा है तो वो डायमंड को भी जनरली नहीं समझ पाएगा। 2D से जुड़कर हमारा 3D का कंसेप्ट यहाँ पे जुड़ रहा है। तो उसके आधार पे उस शिक्षिका ने या उस शिक्षक ने क्या डेवलप किया, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। अगर डेवलपमेंटल डायरेक्शन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंशियलिटी की बात करें तो सेफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल यहाँ पे नहीं होगा। डेवलपमेंट इज सैल्यूटरी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट कभी भी अकेले नहीं होता है। अगर हम देखें वो आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में डेवलप होता है यहाँ पे। नेक्स्ट में अगर देखें तो डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल का मतलब होता है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई होती है। कहा भी जाता है कि कभी भी क्लास में नई चैप्टर को शुरू सीधे सडनली मत करिए, उसे प्रीवियस लर्नड कंसेप्ट से कोरिलेट करते हुए, जोड़ते हुए उसे शुरू करना है। सो यहाँ पे देखें तो डेवलपमेंट क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से ग्रेजुअल होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ज़्यादा करीबी ऑप्शन। एक सवाल इससे जोड़कर कुछ इस तरीके से भी आता है
कि सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट फॉल्स इन विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? आंसर इज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। अगर हम लोग नेचुरलिज्म की बात करें तो नेचुरलिज्म से जुड़कर जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट फिलोसोफर है रूसो, वो भी बोलते हैं कि हमारी जो सीखने सिखाने की पद्धति है, हमारा लर्निंग, हमारा पेडागोजी, हमारी मेथडोलॉजी, वो बच्चों के डेवलपमेंटल प्रिंसिपल पर ही कहीं ना कहीं बेस्ड होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्लास 9 के ज्योग्राफी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, क्लास 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में अगर आप देखें, पहले यहाँ पे लोकेशन की बात दिखती है, फिर यहाँ पे हमें फिजियोग्राफी या रिलीफ फीचर की बात दिखती है, फिर वहाँ पे क्लाइमेट है, उसके बाद फिर वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की बात दिखती है। तो नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधों को समझने के लिए बच्चे को उसको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, लोकेशन को समझना पड़ेगा, किस प्रकार का माउंटेनियस प्लेटू प्लेन का कंडीशन है, और वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेनफॉल क्या, उसे भी समझना पड़ेगा। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल का मतलब है डेवलपमेंट के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर पे बात हो रही है, डेवलपमेंट की इंडिविजुअल वेरिएशन पे बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल डाइवर्सिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर यहाँ पे ये सवाल होता कि कोई इस तरीके से समझ रहा है, कोई इस तरीके से समझ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2D को नहीं समझ पाया तो 3D को भी नहीं समझ पाएगी। सो द राइट आंसर विल बी डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स। एनवायरमेंटल रोल कभी भी फिक्स नहीं होता, याद रखिएगा, वह डायनेमिक होता है। हेरिडिटी का रोल कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हेरिडिटी अपने आप में स्टैटिक फीचर होता है, ऑल्टर्ड फीचर नहीं होता है। द theories बेस्ड ऑन द behaviorism आर largely based on the role of nature in human development। बिहेवियरिज्म एनवायरमेंट पे, एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो बिहेवियरिज्म में नेचर पे ज़्यादा जोर नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर, याद रखेंगे, नर्चर पे है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अगर अलग अलग एरियाज को देखें, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, तो वहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल हमें वेरी होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। 4 को देखें, द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर नहीं है, फिर यहाँ पे एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस और नर्चर पे ज़्यादा जोर है। तो 1, 2, 4 नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, हमने इसको भी डिस्कस किया, और 3 होएगा तो क्यों होगा, हमने इसको भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू classroom or educational implications of Jean Piaget. Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? Piaget के cognitive development के theory से हम क्या इन्फर नहीं कर सकते हैं? सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। बच्चा कॉग्निटिवली चीज़ों को लर्न करने के लिए या कॉग्निटिवली डेवलपमेंटली चीज़ों को लर्न करने के लिए रेडी है या नहीं है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे का स्टेयरकेस डेवलपमेंटल, क्वालिटेटिव डेवलपमेंटल मॉडल बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन की बात पियाजे दिखते हैं, पियाजे करते हुए दिखते हैं। डिस्कवरी लर्निंग में पियाजे बच्चे को खुद एक लिल साइंटिस्ट मानते हैं, जो अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में अपने नॉलेज को खुद ही डेवलप करता है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, बच्चों की इंडिविजुअल वेरिएशन पे जोर है, बच्चे के डेवलपमेंटल कॉग्निटिव रेडीनेस पे जोर है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने सिखाने में हमारी भूमिका एक फैसिलिटेटर की है, हमारा काम एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन का वहाँ पे है। सो नो एनी फॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्बल टीचिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर पियाजेस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो लॉरेंस कॉलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के थ्योरी के बेसिक एजम्पशन से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? कॉलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस का कौन सा बेसिक फीचर या प्रॉपर्टी है? वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। जब हम लोग स्टेयरकेस डेवलपमेंट की बात करते हैं या कहीं ना कहीं हम लोग स्टेज थ्योरी की बात करते हैं, तो स्टेज थ्योरी का मतलब क्या होता है? स्टेजेस के द्वारा
वहाँ पे बच्चों का डेवलपमेंट कॉग्निटिव हो, मोरल हो। तो स्टेज थ्योरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो स्किप का मतलब क्या होता है कि आपको स्टेजेस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग को हमें फॉलो करना पड़ेगा, 1 1 2 3 4, हम कभी भी रिवर्स नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है, याद रखिएगा कॉलबर्ग या पियाजे का थियरी इन वेरिएबल सीक्वेंस पे जोर देता है। वेरिएबल का मतलब 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इन वेरिएबल होगा, वेरिएबल नहीं होगा। स्टेजेज आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न। स्टेजेज आइसोलेट हैं, लेकिन एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, ना कि एक के बाद सीधे चार है। तो स्टेजेज को आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज नहीं मानना है, और अलग अलग स्टेजेज के आधार पर भी हमें एक ओवरऑल परसेप्शन, हमें एक ओवरऑल डेवलपमेंटल फिगर को कंसीडर करना है। ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट अप्रोप्रिएट। यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज अक्रॉस ऑल कल्चर्स। अगर कॉलबर्ग की बात करें, पियाजे की बात करें, तो ये वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपने सैंपल्स वेस्टर्न कल्चर से ही लिया, तो ये सभी कल्चर पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब क्या, ये कल्चर स्पेसिफिक है, कल्चरली यूनिवर्सल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक कल्चर का बच्चा जिस तरीके से सीखेगा, जिस स्टेयरकेस प्रोग्रेशन के थ्रू सीखेगा, उसी तरीके से सभी कल्चर के बच्चे भी सीखेंगे। यही पियाजे का, कॉलबर्ग का, या फिर अगर हम लोग देखें और भी जो साइकोसेक्सुअल थ्योरीज हैं, वो इनका बेसिक एजम्पशन है। तो कॉलबर्ग के सिद्धांत में भी पियाजे की तरह यही एजम्पशन एज इट इज हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, बट 4 क्यों नहीं होगा? स्टेजेज प्रोसीडर इन ए नॉन हायरार्किक नहीं होता, वो हायरार्किक होता, 1 2 3 4 है ना। तो कॉलबर्ग का जो थ्योरी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ब्रॉडली देखें, हर एक स्टेजेज के तहत ऑलरेडी 2 पॉइंट्स भी हैं, सब स्टेजेज भी हैं, है ना। तो वहां पे एक हायरार्कियल प्रोग्रेशन मोरल डेवलपमेंट का प्री कन्वेंशनल से हमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस की ओर दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी option number 3. Next question. Teachers and students draw on one another expertise while working on complex projects related to real world प्रॉब्लम इन डैश क्लासरूम। यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात की जा रही है, तो एक्सपर्टीज का मतलब ये हो रहा है कि बच्चा अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के साथ मिलकर एक सोशल कॉग्निशन, एक सोशली इंटरैक्ट करके डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को लर्न कर रहा है। गाइडेड पार्टिसिपेशन की बात करें, वाइगोस्की के सोशल लर्निंग की बात करें, सोशल कॉग्निशन की बात करें, इंटरैक्टिव सोशल लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या वाइगोस्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशियो कल्चरल थ्योरी के इंप्लीकेशन पर बेस्ड हमें ये क्वेश्चन जनरली दिखता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी इंडिविजुअल पियाजे का है, सोशल वाइगोस्की का। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात आ रही है, तो यहाँ पे वाइगोस्की का सोशल कॉग्निशन या सोशल कंस्ट्रक्शन ज्यादा नजदीक आंसर है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी वकालत एनसीएफ 2005 भी करते हुए दिखते हैं, द टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड, है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के तहत समान शैक्षिक अवसर या सुअवसर का क्या मतलब है? रिसीव इक्वल एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन एंड रिलीजन। ये समता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 14 में है। बी अलाउड टू प्रूव देयर कैपेबिलिटी आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, ये भी है। बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन बाय यूजिंग द सेम मेथड्स एंड मटेरियल्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, कहीं ना कहीं अगर आर्टिकल 16 की बात करें फंडामेंटल राइट्स में, तो वहां पे अवसर की समानता की बात हो रही है। बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, यहां पे अवसर की बात है, उसे अवसर दिए जाने की बात है। प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जो बिना भेदभाव के हो और प्रगति उन्मुखी होनी चाहिए, प्रोग्रेस ओरिएंटेड कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पियाजे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट Which of the following areas was underestimated by Piaget? पियाजे ने लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस फील्ड को अंडरएस्टिमेट किया? पियाजे के थ्योरी को अगर इंटरैक्शनल देखें तो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट दोनों की बात करते हैं। वहाँ पे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की भी बात पियाजे के थ्योरी के साथ होती है कई बार, तो हेरिडिटी की बात दिखती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज में जो प्री
ऑपरेशनल स्टेज है जहां पे बच्चा क्या होता है, सेंटर्ड होता है, एनिमिस्टिक थॉट होता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होता है, ईगोसेंट्रिक थॉट होता है, जिसे पियाजे एक प्रकार की कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मानते हैं। और इसी से जोड़कर यहां पे होता है कहीं ना कहीं कि बच्चा अपने परसेप्शन को देखता है और अपने परसेप्शन से बाहर नहीं निकल पाता है, या सोशल परसेप्शन को वो स्वीकार करने की हालत में ड्यू टू सेंटरिंग एंड ड्यू टू लैक ऑफ डिसेंटरिंग नहीं होता है। इसलिए यहां पे ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात पियाजे करते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, जब पियाजे बच्चे को एक लिल साइंटिस्ट मानते हैं, स्मॉल साइंटिस्ट मानते हैं, और बच्चा दुनिया के बारे में अपने व्यू को अपने फिजिकल एक्शन और अपने तरीके से डेवलप करता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 की बात पियाजे के थ्योरी में या उनकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में दिखती है। लेकिन पियाजे सीखने सिखाने को एक इंडिविजुअल सोल प्रोसेस मानते हैं, उसे एक सोशल प्रोसेस वाइगोत्स्की की तरह नहीं मानते हैं। सो पियाजे के अकॉर्डिंग या पियाजियन चाइल्ड अपने आप को सोशली इंटरैक्ट ज्यादा नहीं करता है, सोशल इंटरैक्शन में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन पियाजे ने सोशल इंटरैक्शन को क्या किया है, अंडर एस्टिमेट किया है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स होवार्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। होवार्ड गार्डनर के थ्योरी के मल्टीपल इंटेलिजेंस में कौन सा ऑब्जर्वेशन उनके थ्योरी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। हम लोग पहले 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अब 9th प्रकार की इंटेलिजेंस, टोटल 9 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो स्पेशियल हो, लॉजिको मैथमेटिकल हो, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, वट एवर। डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। अगर गिफ्टेड की बात करें, टैलेंटेड की बात करें, तो गिफ्टेड का मतलब होता है जो कई सारे फील्ड में अपनी एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन टैलेंट का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक फील्ड में, एक आध फील्ड में ही अपनी एबिलिटी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो होवार्ड गार्डनर का थ्योरी कुछ बेसिक एजम्पशन पर बेस्ड है, वहाँ पे उनका जोर गिफ्टेडनेस पे ना होके वहाँ पे टैलेंट पे वो ज़्यादा जोर देते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग के अलग अलग भाग में इंटेलिजेंस के प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके से होती है, और दिमाग के एक पार्ट में किसी भी प्रकार का अगर सेरेब्रल डैमेज होता है या सेरेब्रल पैलिसी होती है या किसी प्रकार के पैरालिसिस अटैक होता है, तो बाकी दिमाग के दूसरे पार्ट में होने वाले वो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को इफेक्ट जनरली नहीं करता है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 कहने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस इज एन इंट्रैक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में स्टर्नबर्ग करते हुए दिखते हैं, 2 नहीं होगा। डिफरेंट इंटेलिजेंस और हायरार्किकल की बात, हायरार्किकल इंटेलिजेंस की बात ऑर्थर जेंसन करते हैं, 3 भी नहीं होगा। टीचर शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन। कहा जाता है कि डाइवर्सिटी हमें ऑप्शंस देती है, सीखने का मौका देती है, हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो इंटेलिजेंस में भी यही बातें सामने आती है कि जब हम लोग अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस के थ्योरी को अपने करिकुलम डिजाइनिंग में इनकलकेट करते हैं, तो हमें अलग अलग इंटेलिजेंस से मुखातिब होने का, उनको जानने का, और उन सभी इंटेलिजेंसेस के नेचर को अपने करिकुलम में आप बोल सकते हैं जोड़ने का, या करिकुलम को उससे इंटीग्रेट करने का हमारे पास मौका होता है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इनकलकेट किया जाए, और इसीलिए इंक्लूजन फिर यहाँ पे कहता है कि डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट करें, हमेशा चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, शामिल करने की कोशिश करें। सो 2, 3, 4 यहाँ पे नहीं होगा। एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। योग्यता और योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन द होमोजेनस ग्रुप। हेट्रोजेनस ग्रुप सीखने के लिए ज़्यादा बेहतर स्कोप देता है, क्योंकि वहाँ पे मल्टी लेवल एबिलिटी ग्रुपिंग होगी, तो वहाँ पे गाइडेड पार्टिसिपेशन हो सकता है, पीयर ट्यूटरिंग हो सकती है, बच्चा अपने से ज़्यादा स्किल्ड लेवल बच्चों के साथ मिलकर एक कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के फिलॉसफी के तहत चीज़ों को ज़्यादा लर्न कलीग से, ज़्यादा स्किल्ड कलीग से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्लास शुड बी होमोजेनस। हेट्रोजीनस पे ज़्यादा जोर है। जब डाइवर्सिटी की बात है तो हमेशा हेट्रोजीनस को रिस्पेक्ट किया जाने की जरूरत है। होमोजेनस होता है लेकिन हमेशा ग्रुपिंग हेट्रोजीनस तरीके से हो, ताकि गिफ्टेड बच्चे अपने से कम योग्य वाले बच्चों की भी हेल्प वहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग के द्वारा कर सके। चिल्ड्रन आर इनटॉलरेंट नहीं होनी चाहिए। टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू कैटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग। कहा जाता है कि जब हमारे डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग के बच्चों को हम अपने क्लास में जब हैंडल कर रहे होते हैं तो हमारी जो पेडागोजिकल, हमारी जो
मेथडोलॉजिकल हमारा जो प्रोसेस है वो मल्टी लेवल होना चाहिए। कहा भी जाता है कि वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ वीडियो में, जब हम लोग बात करते हैं लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि बच्चों का स्टाइल और हमारा टीचिंग स्टाइल जितना करीब होगा, जितना लेस डिसमैच होगा, या जिन दोनों के बीच में जितना अच्छा आप बोल सकते हैं इंटरेक्शन होगा, जितना अच्छा कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, उतने ही बेहतर तरीके से बच्चों की सीखने सिखाने की गुंजाइश उस कक्षा में बच्चों के लिए दिखती है जनरली यहाँ पे। तो मल्टी लेवल टीचिंग होनी चाहिए और हमारी मेथडोलॉजी, हमारी पेडागोजी अलग अलग प्रकार के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, मेथड्स को, आइडियाज को, आइडियोलॉजीज को इन्वॉल्व करें, इनकलकेट करें, जो एक चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी को या फिर चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी के बोल सकते हैं आइडिया को क्या कर सके, लागू कर सके। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में है, जिसकी बात कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में होते हुए हमें दिखती है। द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समटाइम्स बी समेटिव एंड समेटिव एज वाइस वर्सा। अगर फॉर्मेटिव की बात करें तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक, जिसे हम लोग कई बार असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, और समेटिव का मतलब होता है योगात्मक, जिसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे लर्निंग के साथ साथ इवैल्यूएशन है, और इसलिए हमें वहाँ पे ये फीडबैक मिलता है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ पे किस तरीके से सीखना है। लेकिन समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि सम अप, आपने क्या हासिल किया। फॉर्मेटिव कहता है इंप्रूव योर सेल्फ, समेटिव कहता है प्रूफ योर सेल्फ। यहाँ पे तो समेटिव में फॉर लर्निंग नहीं होता है, ऑफ लर्निंग होता है, फॉर्मेटिव में फॉर लर्निंग होता है। तो फॉर्मेटिव को हम लोग कई बार याद रखिएगा प्री टेस्ट कहते हैं, समेटिव को कई बार पोस्ट टेस्ट कहते हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक के साथ, रेमेडियल के साथ चूंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा जुड़ता है, तो फॉर्मेटिव को प्री टेस्ट के साथ साथ कई बार पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन समेटिव जनरली पोस्ट टेस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए फॉर्मेटिव समेटिव भी कई बार होता है। यही स्टेटमेंट नंबर 1 में कहने की बात की जाए। द समेटिव असेसमेंट एम्प्लाइज दैट असेसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग समेटिव नहीं होता है, फॉर्मेटिव होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ, ग्रेडिंग करना, बच्चों को अचीवमेंट के आधार पर कैटेगराइज करना, क्लासीफाई करना, फॉर्मेटिव नहीं करता है, समेटिव करता। ऑप्शन नंबर 4 को देखें। द फॉर्मेटिव असेसमेंट समराइजेज द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। समराइज फॉर्मेटिव कम, समेटिव ज्यादा करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क हिज हर स्टूडेंट टू ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप to reflect their comprehension of a topic. He or she is concept map एक प्रकार की कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की टेक्निक है, नोवाक ने दिया। और कंसेप्ट मैप का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज आपके पास है, उसे विजुअली रिप्रेजेंट करना, विजुअली उसे ऑर्गेनाइज करना, चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा, टाइमलाइंस के द्वारा हम डिफरेंट आइडियाज़ को, कंसेप्ट्स को विजुअली रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, बताते हैं, उसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया डेवलप करते हैं। इसे ही हम कंसेप्ट मैप जनरली कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जॉगिंग द मेमोरी, मेमोराइज करना कभी भी जस्टिफाई नहीं होता, कभी भी मेमोराइज पे फोकस नहीं करना, हमेशा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग पे या कंसेप्ट लर्निंग पे फोकस करना है। कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ एसेस करना नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे इवेलुएट करना, एसेस करना विद योर लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ, सीखने के साथ साथ, अगर हमें यह पता चल रहा है, जो एक कथन भी सुना होगा कि बावर्ची खाना बनाते हुए खाने को टेस्ट भी करता है, तो टेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि वहाँ पे भूख लग गया उसे। टेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बीच बीच में अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई की दिशा, हमारी पढ़ाई की दशा, हमारी अधिगम की दशा दिशा या लर्निंग का नेचर, उसके प्रोसेस को बीच बीच में रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो लर्न कर रहे हैं और लर्न करने के साथ साथ वहाँ पे एसेस और इवेलुएट भी कर रहे हैं। और इसी असेसमेंट में, इवेल्युएशन में हमारा कंसेप्ट मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल विजुअल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंसेप्ट के लिए प्ले कर रहा है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करीबी हो सकता है। बाकी ऑप्शन को देख लें। टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू समराइज नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट्स, बच्चा मेन पॉइंट को समराइज करने के लिए नहीं, समराइज उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना ज़्यादा जरूरी कंसेप्ट फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और उसको ग्रैस्प करना है।
ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, ट्राइंग टू डेवलप रूब्रिक्स टू इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। रूब्रिक्स का मतलब होता है कि जो भी असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, किस चीज़ के आधार पर हम असेसमेंट करना चाहेंगे। जैसे बच्चों ने कुछ लिखा है तो बच्चे उस लिखे में कितनी मौलिक चीज़ें हैं, कितनी क्रिएटिव चीज़ें हैं, कितना इनोवेशन बच्चे ने किया, किस तरीके से प्रेजेंट किया है, नीटनेस है, रेगुलरिटी है। तो रूब्रिक्स को यहाँ पे चेक करना है, अचीवमेंट को यहाँ पे चेक करना नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप का ऑब्जेक्टिव है लर्न करने के साथ साथ लर्निंग की दशा और दिशा को रेगुलेट करते हुए असेसमेंट और इवैल्यूएशन को उस लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट मान के चलना। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। आपको पता है ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन में टेक्सोनॉमी को दिया था, लेकिन उसी को रिवाइज 90s के डिकेड में उनके फॉलोअर लॉरेन एंडरसन के द्वारा किया गया। सो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ इवेल्युएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी। तो रिवाइज टेक्सोनॉमी में कौन इवेल्युएटिंग के रिगार्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैचिंग पेयर है, क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डेटा। अगर हम लोग रिवाइज ब्लूम की बात करें तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर या लो लेवल से हाई लेवल थिंकिंग की बात करें, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग यहाँ पे। लेकिन यही अगर ब्लूम में देखें तो रिवाइज ब्लूम में क्रिएटिंग सबसे ऊपर है, लेकिन अगर ब्लूम में देखें तो इवेल्युएटिंग सबसे ऊपर है, क्रिएटिंग सेकंड हाईएस्ट था। लेकिन रिवाइज ब्लूम में याद रखिएगा क्रिएटिंग हाईएस्ट है, इवेल्युएटिंग सेकंड हाईएस्ट है। तो यहाँ पे इवेल्युएटिंग के अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्रिएटिंग या ग्राफ की बात करें तो ये इवेल्यूशन में नहीं है, ये क्रिएटिंग में है। जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। जजिंग का मतलब होता है, इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एक जजमेंट की स्थिति में रखना कि कितना प्रोग्रेस मैंने किया है और कितना प्रोग्रेस करना है, हम कितने पानी में हैं, हमने कितना लर्न किया है, उसी को इवेल्युएट किया है और कितने और ज़्यादा लर्न किए जाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्लोज है। बाकी को देख लें, इवेल्युएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड। जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको देखना। तो ऑप्शन नंबर 3 भी थोड़ा सा करीब है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट अभी तक के ऑप्शन में 2 दिख रहा है। फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग की बात करें तो फॉर्मुलेटिंग यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएटिंग से जुड़ रहा है यहाँ पे। सो एज पर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रेदर देन 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, teachers must believe in which of the following values in the context of dealing with disadvantaged learner। disadvantaged learner का मतलब क्या होता है कि जो जनरली फर्स्ट जनरेशन लर्नर जनरली होते हैं, जिनके पास एडवांटेज नहीं है, जिनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली हैं और किसी कारण से उन्हें स्कूली जीवन से जुड़ने का मौका मिला है, अपने बचपन को एक स्कूली संसार से एकीकृत करने का मौका मिला है, तो उन बच्चों के साथ अपने आप को एड्रेस करते हुए, जोड़ते हुए किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है या आपकी सेंसिटिविटी किन चीज़ों की ओर आपकी ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस। अब देखिए यहाँ पे कई बार कहा जाता है कि जिनको हमारे अटेंशन की, हमारे केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके प्रति कई बार हमारी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, कई बार हमारे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी उनके प्रति ज़्यादा होता है कि अगर उनके पास एडवांटेजेस कम हैं, उनके पास सुविधाएं कम हैं, उनको इसके पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं मिला है, तो हम उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दें। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्लोज है। हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। नो डिमांड्स ऑफ एनी शॉर्ट ऑन द स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होनी चाहिए। फॉर इमीडिएट कंप्लायंस ऑफ द स्टूडेंट यूज ऑफ बीइंग शॉक्ड एंड एंग्री, जनरली 4 होता है, लेकिन याद रखिएगा शॉक होना, एंग्री होना, उस बच्चे के प्रति अपने नेगेटिव रवैये को दिखाना एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस है, एक्सक्लूजन को दिखाता है। तो उस बच्चे के प्रति अपनी पर्सनल केयरिंग को दिखाते हुए, अपना ज़्यादा पर्सनल अटेंशन को दिखाते हुए, अपने पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को ज़रा दिखाते हुए उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उन बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा पर्सनली इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहिए। डिसएडवांटेज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डिस्कशन में इतनी ही बात है। आई होप इन सभी डिस्कशन से, इन हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में, उनके ऑप्शन से आपकी एक ओवरऑल समझ बन पाई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार के डाउट्स आते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जगह दें, हम सभी कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और उनके विश्लेषण के साथ दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।